बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। सेल्स एंड टिश्यू का एक बड़ा चैप्टर था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। उसमें काफ़ी टर्म्स जो हैं, आपने काफ़ी चीज़ें हैं जो बायोलॉजी में समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास करके सेल और टिश्यूज। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है सेल साइकिल। इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। और इस चैप्टर में आप वो जो सेल डिवीजन वर्ड आया जा रहा था बार बार पिछले चैप्टर में कि सेल डिवीजन होता है जी, एक सेल तकसीम हो जाता है, 2 सेल्स बन जाते हैं, फिर एक सेल तकसीम होता है 2 सेल। वो जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, वो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। उसकी 2 टाइप्स होती है, माइटोसिस और मायोसिस। तो वो दोनों टाइप्स भी आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि माइटोसिस क्या होता है, मायोसिस क्या होता है, कहाँ होता है, क्या फ़र्क है। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जी। इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी होगी वो है हमारे पास क्रोमोसोम्स। क्योंकि सेल डिवीजन का और सेल्स के का जो मामला होता है क्रोमोसोम से काफ़ी रिलेट होता है। लिहाजा हमें पहले सबसे पहले क्रोमोसोम्स को स्टडी करना होगा कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर वगैरह, इसकी फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स की। क्या होते हैं जी क्रोमोसोम्स? इसको एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था वॉल्टर फ्लेमिंग, 1882 में इसने उसको डिस्कवर किया था। इसकी डिस्कवरी है जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, उसी ने इसका नाम क्रोमोसोम रखा था। हालांकि क्रोमोसोम जो है वो इसके मायने होते हैं कलर बॉडीज, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं एक्चुअल में। तो वजह ये है कि जब जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने देखा था ना क्रोमोसोम्स को फर्स्ट डिस्कवर किया था, तो उसको ये कलर नजर आ रहे थे। तो इसने कहा जी कि ये क्या एक नई चीज है न्यूक्लियस के अंदर जो कलर नजर आ रही है। इसने उसका नाम रख दिया था कलर बॉडीज, यानी कि क्रोमोसोम। बाद में जब तहकीक हुई पता चला जी कि वो तो स्टेनिंग का कलर था और क्रोमोसोम्स का एक्चुअल कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस। ठीक है, तो ये नाम की गड़बड़ है इसमें। अच्छा, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं जी? आपने चैप्टर 4 में न्यूक्लियस पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो है बड़े धागे की तरह, जिसको मैंने आपको कहा था कि जैसे एक बॉल में आप सवैयां ले लें, तो सवैयों का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको कि जी वो उलझी हुई होंगी, ऐसी बहुत सारी उलझी हुई होंगी। इसी तरीके से आपको ये जो होता है न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर आपको एक धागे का नेटवर्क नजर आ रहा होता है। नॉर्मली सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप एक नॉर्मल सेल्स को देखोगे, एक नॉर्मल सेल को देखेंगे, उसके न्यूक्लियस को देखेंगे, तो हमें उसके न्यूक्लियस के अंदर, ये डायग्राम भी आपको दिखाई हुई है मैंने ये वाली तो हमें उसके न्यूक्लियस के अंदर ऐसा लगेगा कि जी सवैयां बहुत सारी हैं जो उलझी हुई हैं, या धागे हैं, थ्रेड्स हैं, और जो कि उलझी हुई फॉर्म में मौजूद है। इस उलझे हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को तो आप कहते हो क्रोमेटिन। ये क्रोमोसोम्स नहीं होते, ये क्रोमेटिन होते हैं या क्रोमेटिन फाइबर्स। तो इस उलझे हुए स्ट्रक्चर को तो हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। लेकिन उसके बाद जब सेल्स डिवाइड करने लगता है अपने आप को, सेल डिवीजन जब स्टार्ट होने वाली होती है, तो फिर ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं ये कंडेंस होना शुरू होते हैं। कंडेंस का मतलब होता है ये लपेट के अपने आप को और ज्यादा कम जगह पर आते हैं। जैसे आपने देखा है ना, गार्डन का होस होता है जी, गार्डन में पाइप होते हैं, काफी आप उसको पाइप को खोल के रख लो तो काफी बड़ी जगह घेर रहा होता है, और वही इसी तरह होता है जी उलझा हुआ। फिर आप क्या करते हो जी, उसको लपेटना शुरू कर देते हो, उसको गोल गोल लपेटना शुरू करते हो। उससे 2 फायदे होते हैं। एक, मोटा हो जाता है, वो वाजे तौर पे नजर आ रहा है, मोटा हो गया। दूसरा, कम जगह घेरने लग गया। तो ऐसा ही मामला कुछ होता है जब सेल डिवीजन शुरू होने वाला होता है। जब आपका सेल डिवाइड होने लगता है तो उस वक्त क्या होता है जी, ये जो क्रोमेटिन है सारा, क्रोमेटिन फाइबर, ये आप देखें यहाँ पे डायग्राम में, ये क्रोमेटिन फाइबर ऐसे कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, गोल गोल आपस में जो है कम जगह पर अपने आप को एडजस्ट करना शुरू करेगा, सिमटता जाएगा। इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल धागे की भी दी थी कि आपने घरों में गिट्टी होती है और आपका फाइबर होता है, आप फाइबर को क्या करते हो जी, गिट्टी के अंदर लपेटना शुरू कर देते हो। तो क्या होता है जी, वो कई मीटर लंबा धागा इतनी सी एक उंगली के बराबर गिट्टी में समेट जाता है नहीं, कॉमन प्रैक्टिस है। इतना बड़ा धागा होता है वो चीज, अगर आप उसको देखो तो कई मीटर लंबा धागा होता है। लेकिन आप क्या करते हो जी, उस धागे को लपेट के एक गिट्टी में डाल देते हो। तो क्या होता है जी, इतना लंबा मीटर नुमा, इतना कई मीटर लंबा धागा आपकी एक गिट्टी में समेट गया। बिल्कुल ऐसा ही मामला हो रहा है यहाँ पर। तो जब आपके पास नॉर्मल सेल एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो उस वक्त आपके न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक नेटवर्क पाया जा रहा होता है, उसको आप कहते हो क्रोमेटिन फाइबर। फिर जब सेल डिवाइड होने लगता है,
जब सेल्स डिवीजन की तरफ जाता है तो ये क्रोमेटिन फाइबर अपने आप को कंडेंस करना शुरू, इसको कंडेंस कहते हैं, लपेटने को कंडेंस कहते हैं। तो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा और कंडेंस होते होते फिर ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर में नजर आएगा। इन स्ट्रक्चर्स को आप कहते हो क्रोमोसोम्स, विच आर थ्रेड लाइक, रॉड लाइक, या आपको मोटे मोटे वाजे होना नजर आते हैं। अब आपको ये क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स अगर आप नॉर्मल देखोगे सेल को, जो सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, उस वक्त अगर आप देखें तो आपको क्रोमोसोम नजर ही नहीं आएगा। उस वक्त तो आपको क्रोमेटिन फाइबर नजर आ रहा होता है, और वो भी बल्कि इतना बारीक होता है कि वो भी शायद विजिबल ना हो। लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगेगा तो वो बारीक बारीक से धागे अपने आप को मोटा क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर देंगे, फिर आपको ये क्रोमोसोम्स नजर आ रहे होते हैं। तो ये आपके क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि क्रोमेटिन फाइबर्स की कंडेंसेशन से बनते हैं। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाएंगे और फिर ये आपका क्रोमोसोम बनता है। तो ये एक क्रोमोसोम है, राइट साइड की डायग्राम, दिस क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं जी? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये नॉर्मल सेल्स में आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि होते ही नहीं है नॉर्मल सेल्स में, वो तो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगेगा तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स अपने आप को कंडेंस करेंगे, लपेट देते हैं एक दूसरे अपने आप को, और फिर ये एक थिक मोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर में नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसको आप कहते हो क्रोमोसोम्स। ठीक है। तीसरी बात जो आपको साथ में बताऊं वो ये कि इनकी जो तादाद होती है, दे आर स्पेसिफिक। इनकी तादाद, ये हमने न्यूक्लियस में भी डिस्कस किया था कि एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होती है ना, वो फिक्स होती है। मिसाल के तौर पे इंसान के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो 46 है, ये फिक्स है। इंसान के सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स हो गई, कितनी? 46। अब आप दुनिया के किसी भी इंसान को ले लें और उस इंसान के किसी भी सेल को ले लो, आपको क्रोमोसोम्स की तादाद इतनी ही मिलेगी। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी एक फिक्स क्रोमोसोम की तादाद होती है। मिसाल के तौर पे इंसान में 46 होती है, 48 यूरोपियन रैबिट में होती है, 44 एक मंकी की स्पीशी होती है उसमें होती है, ये फिक्स है। तो क्रोमोसोम्स की तादाद जो होती है सेल के अंदर, क्रोमोसोम्स की तादाद वो ऑर्गेनिजम्स के एतबार से होती है, और हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होती है। यही वजह है कि इंसान दुनिया में चाहे किसी भी कोने में हो, किसी भी हैबिटाट का हो, कहीं भी इलाके में रह रहा हो, उसकी जो मेजर फीचर्स होती है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो सिमिलर होती है। 2 आंखें, 2 कान, सर पे बाल, 2 हाथ, 2 पैर, ये जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑल द ह्यूमंस, दे आर सेम। क्यों? क्योंकि उन सब में क्रोमोसोम्स की तादाद एक जैसी है। ठीक है। तो एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो फिक्स होती है, और इसी से आपके ऑर्गेनिजम्स की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डिफाइन हो रही होती है। तो इंसान का सेल्स के अंदर किसी भी सेल को ले लो, आपकी बॉडी में तकरीबन 50 ट्रिलियन के करीब सेल्स हैं। तमाम सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद है। इसी तरीके से आप किसी दूसरे इंसान के 50 ट्रिलियन सेल्स को देखोगे तो उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो दे आर फाउंड इन स्पेसिफिक नंबर, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कौन सा, उस हिसाब से उसके क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होती है। इसका काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। इंसान के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेल्स डिफाइन करते हैं, और जो सेल्स के अंदर हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर इन क्रोमोसोम्स के अंदर स्टोर हुए हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने छोटे कैरेक्टर्स ले लें, बड़े कैरेक्टर्स ले लें। आपके छोटे कैरेक्टर्स के जी आपके बालों का कलर, आपकी आंखों का कलर, आपकी स्किन की टोन, ठीक है। आपके आपके अंदर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स अगर आप ले लें तो आपका कौन कौन सा हार्मोन्स बन रहा है आपकी बॉडी में, आपका कौन सा ऑर्गन जो है वो कौन सा हार्मोन बना रहा है, ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारे जो मालूमात होती है, ये आपके क्रोमोसोम्स के अंदर स्टोर हुई है। मिसाल के तौर पे आपका जो लीवर का क्रोमोसोम, आपके लीवर के जो सेल्स होंगे और आपके दिमाग के जो सेल्स होंगे, दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होगी तो 46, लेकिन जो लीवर के सेल्स होंगे उनके अंदर क्या मालूमात स्टोर हुई होगी कि आपका लीवर कौन सा एंजाइम बना रहा है, आपका लीवर कौन सा एंजाइम बना रहा है, वो सारी मालूमात उस क्रोमोसोम में स्टोर हुई होगी। जबकि आपके दिमाग के जो सेल्स होंगे उसके क्रोमोसोम्स के अंदर आपके दिमाग से रिलेटेड मालूमात स्टोर हुई होगी। आपकी आंखों के जो सेल्स होंगे उसके क्रोमोसोम्स के अंदर आपकी आंखों का कलर वगैरह ये चीजें स्टोर हुई होगी। तो इस तरह आपके क्रोमोसोम्स के अंदर आपकी तमाम जो जेनेटिक मालूमात होती है ना, वो स्टोर हुई होती है तमाम। उसके बाद जब इंसान से उसकी औलाद पैदा होती है
तो आप जानते हैं, पढ़ा है आपने पहले भी, पिछली क्लासेस में भी, पिछले टॉपिक्स में भी, कि इंसानों से जब उनकी औलाद पैदा होती है तो उस औलाद के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, वो माँ और बाप दोनों के सेल्स जा रहे होते हैं। माँ का सेल्स होता है एक जर्म सेल्स के नाम से, इसी तरह बाप का एक जर्म सेल होता है, वो दोनों मिलते हैं, जाइगोट बनता है। वो जाइगोट फिर डेवलप होता है उस बेबी के अंदर, उस नई औलाद के ऊपर अंदर। तो अब बाप से जो सेल आया हुआ ना, उसमें बाप के क्रोमोसोम्स मौजूद है, माँ से जो सेल आया हुआ उसमें माँ के क्रोमोसोम्स मौजूद है। तो जो मिल गया जाइगोट बना, उस जाइगोट के अंदर माँ और बाप, फादर और मदर, दोनों के क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो फादर के क्रोमोसोम से फादर के कुछ कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, मदर के क्रोमोसोम से मदर के कुछ कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं। तो जो औलाद डेवलप होती है ना, फिर उसमें माँ और बाप दोनों के कैरेक्टर्स आए होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स का काम होता है। आपके सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स है, उन्होंने आपकी मालूमात स्टोर की हुई है। जब आपसे औलाद पैदा होगी ना, तो आपके क्रोमोसोम्स उस औलाद में जाएंगे और आपकी जो मालूमात है, आपके जो कैरेक्टर्स हैं, वो आपकी औलादों में मुंतकिल होता है। यही वजह है कि औलाद माँ बाप में मिलती है। हमने देखा है ना, अक्सर औलाद जो होती है, या तो वो माँ में मिल रही होती है या वो बाप में मिल रही होती है। किसी औलाद के बाल जो है, बालों का स्टाइल, कलर, वो माँ पे चला जाता है, आंखों का कलर बाप पे चला जाता है, क्योंकि वो जो औलाद बनी हुई है वो माँ और बाप दोनों के क्रोमोसोम्स से मिलकर बनी हुई है। क्रोमोसोम्स का काम क्या है? जेनेटिक मालूमात औलादों में मुंतकिल करना। तो ये उसने औलादों में मुंतकिल कर दिया। तो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है जी? जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने, एक वॉल्टर फ्लेमिंग, 1882 में इसने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस के सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपको बड़े पतले से धागे मिलते हैं जी, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये क्रोमेटिन फाइबर्स अपने आपको कंडेंस करके रॉड्स टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको आप कहते हो क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स की तादाद ऑर्गेनिज्म के अंदर फिक्स होती है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट रखती है। और इनका काम क्या है? क्रोमोसोम्स के अंदर आपकी तमाम मालूमात स्टोर हुई भी होती है, और फिर आपकी इन मालूमात स्टोर हुई है, तो जब आपसे औलाद पैदा होती है तो आपके यही क्रोमोसोम्स आपकी औलाद में जाके आपके करेक्टरिस्टिक्स आपकी औलाद में मुंतकिल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो जिसको हम कहते हैं जेनेटिक ट्रांसमिशन। तो आपके करेक्टर्स आपके क्रोमोसोम्स में स्टोर है। जब आपसे औलाद होगी तो आपके क्रोमोसोम्स आपकी औलाद में जाके आपके करेक्टर्स आपकी औलाद में मुंतकिल करते हैं। तो दैट इज हाउ के जी एक जो औलाद होती है वो अपने माँ बाप में मिल रही होती है। तो ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर हो गया। वैसे याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर अभी हम डीएनए की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डीएनए अभी हमारा टॉपिक में नहीं है। आगे किसी जेनेटिक चैप्टर में आएगा तो हम उसमें पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, और ये जो सारे करेक्टर्स हमारे होते हैं ना, वो डीएनए में स्टोर हुआ होता है। क्रोमोसोम्स में नहीं, क्रोमोसोम्स के अंदर है जी डीएनए। उस डीएनए है असल चीज, जिसमें हमारे सारे करेक्टर्स स्टोर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम जरा इस क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को देखें। इस क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को देखें तो पहली बात तो आपका ये जो क्रोमोसोम होता है, ये दो तरह की चीजों से बना होता है। अभी बताया आपको मैंने, डीएनए और एक प्रोटीन होता है हिस्टोन्स का। हिस्टोन की तकरीबन 4 टाइप्स होती है। तो चारों टाइप्स हिस्टोन्स कहलाते हैं। तो हिस्टोन्स प्रोटीन से और डीएनए के मॉलिक्यूल्स, इनसे मिलकर क्रोमोसोम से बना होता है। यानी सिर्फ दो चीजें हैं, डीएनए और प्रोटीन। तो क्रोमोसोम्स की बनावट में दो चीजें शामिल होती हैं, डीएनए और प्रोटीन, जिसमें से जो डीएनए होता है, इसमें आपका वो असल क्रोमोसोम वाला फंक्शन, यानी डीएनए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, और इसमें आपकी तमाम मालूमात स्टोर हुई होती है डीएनए के चेन्स में। जबकि प्रोटीन जो है वो आपका बाइंडिंग का काम करता है, डीएनए को अपने गिर्द लपेटता है। अभी आप देखोगे स्ट्रक्चर में, तो प्रोटीन जो है वो बस बाइंडिंग का काम कर रहा है, जबकि डीएनए उसके अंदर आपकी तमाम मालूमात स्टोर हुई है, और इन दोनों चीजों से मिलकर आपका क्रोमोसोम बनता है। अच्छा, एक क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास, अगर उसके हम स्ट्रक्चर को देखें, इस डायग्राम को देखिएगा, लेफ्ट वाली डायग्राम को। एक क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास सेंटर के अंदर मौजूद होता है सेंट्रोमेयर, और उससे आपको दो आर्म्स टाइप के नजर आ रहे होते हैं, यानी हाथ की तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। इनको आप आर्म्स भी कहते हैं और क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। तो ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। एक क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर होता है और दो क्रोमेटिड्स होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले को आप पी आर्म भी कह सकते हो, नीचे वाले को आप क्यू आर्म भी कह सकते हो। तो इतना सिंपल सा पंखे की तरह का स्ट्रक्चर है जी। पंखे में भी आप देखते हैं 2 ब्लेड वाला पंखा, गोल बीच में सेंट्रोमेयर और साइड में 2 आर्म्स निकलेगा, क्रोमेटिड्स कहलाते हैं दोनों आर्म्स। अच्छा, अब मामला क्या होता है जी कि जब आपका, मैंने आपको बताया ना अभी ऊपर पहली स्लाइड में, कि क्रोमोसोम आपको नॉर्मल सेल्स में नजर ही नहीं आता, क्योंकि वो होता ही नहीं है नॉर्मल सेल्स में। तो क्रोमेटिन फाइबर्स होता है। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, तब हमें क्रोमोसोम्स नजर आते हैं।
तब हमें, क्योंकि वो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाता है, मोटा हो जाता है, और फिर आपको ये क्रोमोसोम्स नजर आ रहे होते हैं। लेकिन इस कंडेंसेशन के दौरान, जब ये कंडेंस हो रहा होता है ना, यानी कि क्रोमेटिन फाइबर्स अपने आप को लपेट के मोटा कर रहा होता है, इस दौरान ये रेप्लिकेट हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, यानी अपनी एक फोटोकॉपी तैयार कर लेता है। एक क्रोमेटिन फाइबर होगा, वो जब कंडेंस हो रहा होगा उस दौरान ये अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर लेता है, और ये एक क्रोमेटिन फाइबर के बजाय दो क्रोमेटिन फाइबर बन जाते हैं। तो उससे क्या होगा, जब अल्टीमेटली ये कंडेंस होंगे और जो क्रोमोसोम्स बनेंगे तो वो आपके ऐसे होंगे। वैसे तो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, लेकिन फिर जब आपके कंडेंस होके नजर आएंगे तो ये आपको ऐसे डुप्लीकेट हुए हैं। तो एक सेंट्रोमेयर होगा, दो आपको ऊपर क्रोमेटिड्स नजर आ रहे होंगे, दो आपको नीचे क्रोमेटिड्स नजर आ रहे होंगे। तो एक्चुअल में हमारे पास एक क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ये होता है, एक सेंट्रोमेयर, दो क्रोमेटिड्स। लेकिन जब हमें सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स क्योंकि वहीं पर नजर आते हैं, तो सेल डिवीजन के दौरान जब आपका क्रोमोसोम अपेयर होगा तो वो आपको कैसे नजर आ रहा होगा कि उसमें दो ऊपर क्रोमेटिड्स होंगे, दो नीचे क्रोमेटिड्स होंगे, बीच में सेंट्रोमेयर होगा। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रोमोसोम ने अपनी एक कॉपी बना ली, अपनी एक फोटो कॉपी कर ली थी। ये वाला और ये वाला क्रोमेटिड्स बिल्कुल एक जैसा है, यानी पी आर्म एक जैसे, क्यू आर्म ये एक जैसे, तो इनको हम कहते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, यानी इसने अपनी एक कॉपी कर रखी है। आप जब सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम देखोगे आपको हमेशा वो डुप्लीकेटेड नजर आएंगे, क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान ही आपको क्रोमोसोम्स नजर आते हैं, और कंडेंसेशन के दौरान ही अपनी फोटोकॉपी कर लेते हैं। आपको ऐसा कभी नजर भी नहीं आएगा, सिंगल क्रोमोसोम्स आपको नजर भी नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो आपको जब क्रोमोसोम्स नजर आता है, ये उस वक्त नजर आएगा जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, और उस वक्त ये अपनी फोटोकॉपी करके बैठा हुआ होता है, तो आपको डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स नजर आते हैं सेल्स में। बहरहाल, तो ये हमारे पास एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, यानी एक सिंगल क्रोमोसोम जिसने अपनी एक रेप्लिका तैयार कर रखी है। अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि जी पी आर्म्स हमारे पास दो हैं, क्यू आर्म्स हमारे पास दो हैं, तो इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि ये एक जैसे एग्जैक्ट फोटो कॉपी हुई है, लिहाजा इनको आप क्या कहोगे कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, एक ये पी आर्म है, एक ये पी आर्म, ये दो क्यू आर्म है, ये दो भी सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया जी। क्रोमोसोम्स में इसकी बनावट में दो किस्म के मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। मैंने आपको कहा डीएनए को हम अभी स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है डीएनए को स्टडी करना। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और बड़ी चेन होती है, तो ये खुद एक, इसको हमें अभी डिस्कस नहीं कर रहा है। तो क्रोमोसोम्स में दो किस्म के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है जी डीएनए और प्रोटीन्स। प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको मिलेगा सेंट्रोमेयर, और उससे दो क्रोमेटिड्स जुड़े हुए होते हैं, एक को आप पी आर्म और एक को आप क्यू आर्म कहते हैं। क्रोमोसोम्स आपको सेल डिवीजन में दिखेगा, तो जब आपको ये सेल डिवीजन में दिखता है तो ड्यूरिंग द क्वाइलिंग, कंडेंसेशन के दौरान ये अपनी फोटोकॉपी कर लेता है। लिहाजा जब आपको क्रोमोसोम सेल डिवीजन के दौरान दिखेगा तो वो अपनी एक रेप्लिका तैयार करा हुआ होगा, और उसको आप कहते हो फिर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। और उसमें जो आपके पास आर्म्स के कॉपी हुई भी होती है उनको फिर आप कहते हो सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये सारी बात आपको बता दी, स्ट्रक्चर हो गया जी। अब हमने क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम बात करते हैं जी जरा फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की। हम बार बार कह रहे हैं जी, बार बार मैं आपको ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर उलझे हुए धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जी, जिनको आप कहते हो क्रोमेटिन फाइबर्स। फिर सेल डिवीजन के दौरान ये अपने आप को कंडेंस करते हैं, यानी अपने आप को लपेटते हैं, और आपके पास क्रोमोसोम तैयार होता है। तो ये होता कैसे? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, अभी ये फाइबर्स आपको मैं दोबारा दिखा दूं, ये देख लेते हैं, इस डायग्राम को ध्यान में बिठालिएगा। ये क्रोमेटिन फाइबर्स नेटवर्क है, पतले पतले धागे नुमा, जिसको आप क्रोमेटिन फाइबर बोलो। ये आपके जब कंडेंस होंगे तो क्रोमोसोम बनेगा। अब अगर हम क्रोमेटिन फाइबर्स की ही बात करें, क्रोमेटिन फाइबर्स की बात करें, तो इनकी बनावट पहले देखनी होगी। इनमें जो स्मॉल यूनिट होता है, सबसे छोटा क्रोमोसोम के अंदर जो सबसे छोटी चीज होती है, उसको आप कहते हैं न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और उस 8 हिस्टोन प्रोटीन, ये देख रहे हैं इस डायग्राम को, ये गोल गोल जो आपको नजर आ रहा है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन है। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिलके एक ऑक्टा तैयार करते हैं, ऑक्टोमेयर कहते हैं हम इसको। तो ये 8 हिस्टोन प्रोटीन, सबसे पहले 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, वो आपस में मिल जाएंगे, ये तैयार हो गया एक ऑक्टामेयर। अब इस ऑक्टामेयर के इर्द गिर्द ये जो आपकी डीएनए की चेन होती है ना, होता है ना, दो चीजों से मिलकर बना होता है, हिस्टोन और डीएनए। तो ये 8 प्रोटीन्स जो है हिस्टोन, इन्होंने एक ऑक्टामेयर तैयार किया, और ये हिस्टोन डीएनए की जो चेन है ये इसके गिर्द लिपट गई। ये जो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसको आप कहते हो न्यूक्लियोसोम।
ये आपके क्रोमोसोम का सबसे स्मॉल यूनिट हो गया, जो कि हिस्टोन और डीएनए से तैयार हुआ है। तो ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, इसको जरा ध्यान में। इसी तरह ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम, इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। अब इस न्यूक्लियोसोम्स की जो पूरी चेन होती है ना, ये आपकी न्यूक्लियोसोम देखो, ये आपके इस डायग्राम में 1 2 3 4 ये न्यूक्लियोसोम्स है। वो ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जिनके इर्द गिर्द डीएनए की चेन लिपटी हुई है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन की जो पूरी चेन होती है, ऐसे चेन आपकी लिपट जाती है, इसको आप कहते हो क्रोमेटिन फाइबर। बहुत सारे एक एक क्रोमेटिन फाइबर में कई हजारों आप कह सकते हो न्यूक्लियोसोम्स मौजूद होते हैं। और ये फिर क्रोमेटिन फाइबर जो है, ऐसे देखे आपकी न्यूक्लियो जो डबल 3 दफा क्वाइल हुआ हुआ है, एक ये क्वाइल हुआ हुआ है ऐसे, और उसके बाद फिर ये क्वाइल फॉर्म भी जो है ये मजीद दोबारा मुड़ गई, डबल क्वाइलिंग हुई है, ये क्रोमेटिन फाइबर तैयार हो गया। आपके नॉर्मली सेल्स में ये चीज मिलेगी आपको, क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगेगा तो ये एक और दफा क्वाइलिंग होगी, ये देखें आप, और ज्यादा क्वाइलिंग होगी और फिर ये तैयार होगा क्रोमोसोम। तो बहुत ज्यादा क्वाइलिंग पर क्वाइलिंग, क्वाइलिंग पर क्वाइलिंग है, ऐसा मामला है। तो हमारे पास जो क्रोमोसोम के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको आप कहते हो न्यूक्लियोसोम, और एक न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, एक ऑक्टामेर तैयार हो जाता है, उसके इर्द गिर्द डीएनए की चेन जो है वो रैप हो जाती है, उसके इर्द गिर्द जो है वो लिपट जाती है, ये तैयार हुआ एक न्यूक्लियोसोम। इस जैसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो है फिर वो अपने आप को क्वाइल करके क्रोमेटिन फाइबर्स बना लेते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स नॉर्मली सेल्स में एक्सिस्ट कर रहा होता है, फिर जब सेल डिवाइड होना होता है तो ये क्रोमेटिन फाइबर मजीद अपने आप को लपेट के कंडेंस होता है, और फिर आपके पास ये क्रोमोसोम तैयार होता है। तो याद होगा आपको, मैंने होस की एग्जांपल दी थी शुरू में, कि आपके पास गार्डन में पाइप होता है, आप उसका इतनी जगह घेर रहा है, आप कम जगह घेरने के लिए क्या करते हो, आप उसको लपेट देते हो, ऐसे ही लपेटते हो। ये आपको मैंने गिट्टी की एग्जांपल दी थी, जो हम कपड़े सीने के लिए गिट्टी इस्तेमाल होती है ना, पता नहीं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसके अंदर एक एक गिट्टी के अंदर कई मीटर धागा होता है, यही किया हुआ होता है आपने, जो यहाँ क्रोमेटिन फाइबर में हुआ है। आपने धागों को लपेट देते हो, लपेटने से क्या होता है, कम जगह घेरते हैं। तो यकीन माने ये आपके आपके एक सेल के अंदर डीएनए की इतनी बड़ी चेन होती है कि आप यहाँ से सूरज 10,000 दफा चले जाओ, 10,000 तो खैर एक रैंडम फिगर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन 400-500 दफा तो चले ही जाओगे, इतनी बड़ी चेन है डीएनए की आपके सेल के अंदर। सोचे जरा, इमेजिन करें, आपके एक सेल के अंदर डीएनए की इतनी बड़ी चेन है कि आप यहाँ से आराम से सूरज 400-500 दफा होके आ जाओगे। तब आप खुद सोचो कि इतनी बड़ी चेन आपके एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर समेट कैसे गई, ऐसे क्वाइलिंग पे क्वाइलिंग हुई थी, कंडेंसेशन, हाईली कंडेंस है आपका क्रोमोसोम। तो यूं ही समेट सकते हो आप, जैसे मैंने आपको कहा है ना, इतना बड़ा धागा होता है कि आप एक उंगली के बराबर की गिट्टी में उसको लपेट देते हो, बिल्कुल वही काम आपके आपके परवरदिगार अल्लाह ने आपके सेल के अंदर किया हुआ है। इतनी लंबी चेन डीएनए की, पहले आपकी उस लंबी चेन जो डीएनए की होती है उसको इस हिस्टोन के इर्द गिर्द लपेटा, ये थोड़ी सी क्वाइलिंग हो गई कि हिस्टोन्स के इर्द गिर्द लपेटा हुआ है, न्यूक्लियोसोम बना हुआ है, ये क्वाइलिंग है। फिर ये न्यूक्लियोसोम ऐसे क्वाइल हुआ हुआ होता है, फिर ये क्वाइल जो है ये क्वाइल हुआ होता है, ये थोड़ा सा इसको आप कहते हो क्रोमेटिन, फिर क्रोमेटिन मजीद क्वाइल होता है और ज्यादा गोल गोल घूमता है, इसको आप कहते हो क्रोमेटिन फाइबर। फिर जब सेल डिवीजन होने लगता है तो ये क्रोमेटिन फाइबर और ज्यादा अपने आप को ऐसे कंडेंस, ऐसे क्वाइल कर देता है और तैयार होता है क्रोमोसोम। तो यूं आपके छोटी सी जगह पे क्रोमोसोम्स की साइज बहुत छोटा होता है और आपकी इतनी बड़ी चेन सिमेटी भी होती है। तो ये इसकी फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन तैयार होता है, क्रोमेटिन से फाइबर्स बनते हैं, फाइबर्स फिर कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनता है। और वही दो चीजें मैंने आपको बताया ना, क्रोमोसोम्स में दो ही चीजें, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। तो देख लें, वही न्यूक्लियोसोम के अंदर है जी हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, बाकी तो कॉइलिंग है, कंडेंसेशन है। उसके बाद अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की टाइप की। तब तक हमने क्रोमोसोम देखा क्या होता है, उसका हमने स्ट्रक्चर देखा, उसकी फॉर्मेशन देखी, अब जरा इसकी टाइप्स की बात करते हैं। क्रोमोसोम्स की हमारे पास 4 टाइप्स होती है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होता है जी, ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें ये जो सेंट्रोमेयर होता है ये बिल्कुल सेंटर में होगा, यानी कि दोनों जो क्रोमेटिड्स होंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, वो दोनों इक्वल होंगे, साइज में बिल्कुल बराबर होंगे। ऐसे आप क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक है। तो ये लेफ्ट वाला जो क्रोमोसोम है ये मेटासेंट्रिक है, क्योंकि क्रोमोसोम सेंटर में और ऊपर और नीचे वाला जो क्रोमेटिड है यानी पी आर्म और क्यू आर्म दोनों बराबर है। तो ऐसे वाले क्रोमोसोम का आप कहोगे मेटासेंट्रिक। फिर दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है जी, आर्म्स इक्वल नहीं होते, एक जरा बड़ा होगा एक थोड़ा छोटा होगा। देख लें आप दूसरी वाली डायग्राम में,
नीचे वाला क्यू आर्म बड़ा है, पी आर्म छोटा है, तो ऐसे ऐसे क्रोमोसोम का आप कहते हो सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद तीसरी टाइप होती है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है जी, ये वाली आपके पास जो लेफ्ट डायग्राम है ये एक्रोसेंट्रिक है। इसमें आपका एक आर्म बहुत ज्यादा बड़ा होता है और दूसरा आर्म बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, देख लें आप डायग्राम में, एक बहुत छोटा है एक बहुत बड़ा है, इसको आप कहते हो एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक ऐसे आप ऐसे क्रोमोसोम्स को कहते हो जिसमें एक ही आर्म होता है जी, और ये आपका जो सेंट्रोमेयर होता है ये बिल्कुल टर्मिनल पर, एंड पर, किनारे पर मौजूद होता है, इसको आप कहते हो टीलोसेंट्रिक। तो ये चार टाइप्स होती है क्रोमोसोम्स की। मेटासेंट्रिक जिसके दोनों आर्म्स, दोनों क्रोमेटिड्स बराबर होंगे। सब मेटासेंट्रिक जिसमें क्रोमोसोम्स बराबर नहीं होंगे, एक छोटा एक बड़ा होगा। एक्रोसेंट्रिक जिसमें एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा होगा। टीलोसेंट्रिक में खाली एक ही क्रोमेटिड्स होता है और आपका जो सेंट्रोमेयर है वो किनारे पे लगा हुआ होता है, इसको आप कहते हो टीलोसेंट्रिक। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था क्रोमोसोम्स, उसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा। हमने देखा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसकी फॉर्मेशन देखी और उसकी टाइप्स देखी। यही एक मेजर टॉपिक होता है क्रोमोसोम्स का, क्योंकि आगे जो आप सेल डिवीजन पढ़ोगे, माइटोसिस, मायोसिस, सब में ये बैकबोन होगा। माइटोसिस मायोसिस का असल फर्क क्रोमोसोम्स की तादाद है। तो क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया, क्रोमोसोम्स आपके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। नॉर्मली आपके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जो कि थ्रेड लाइक होते हैं, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स की तादाद एक ऑर्गेनिज्म के अंदर फिक्स होती है। ये ऑर्गेनिज्म के जो करेक्टर्स होते हैं, जेनेटिक करेक्टर्स, उनको उनकी औलादों में मुंतकिल करता है। क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, और इसके अंदर एक सेंट्रोमेयर होता है, दो आर्म्स होते हैं, एक पी आर्म एक क्यू आर्म, उनको क्रोमेटिड्स भी कहते हो। क्योंकि क्रोमोसोम आपको सेल डिवीजन के अंदर नजर आता है जी, उससे पहले तो आपको नजर नहीं आ रहा होता, और कंडेंसेशन के दौरान ये अपनी एक फोटोकॉपी कर लेता है। लिहाजा जब आपको सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स नजर आते हैं तो वो सिस्टर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें दो दो क्रोमेटिड्स होते हैं, ऊपर दो नीचे, यानी दो पी आर्म दो क्यू आर्म, उनको आप कहते हो फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक्चुअल में वो दो क्रोमोसोम्स हैं जो कि एक जैसे हैं और जुड़े हुए हैं। इनकी फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया कि हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द डीएनए की चेन लिपट जाती है, रैप हो जाती है, इसको आप कहते हैं न्यूक्लियोसोम। फिर इस जैसे न्यूक्लियोसोम की तो लंबी सी चेन होती है, ये है असल में तो लंबी सी चेन न्यूक्लियोसोम से बनी हुई। अब ये जो चेन है ये क्वाइल होती है, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन बनता है, फिर क्रोमेटिन मजीद क्वाइल होता है, क्रोमेटिन फाइबर बनता है। सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन फाइबर मजीद क्वाइल होगा और क्रोमोसोम तैयार होता है। चार टाइप्स आपको इसकी मैंने बताई।